नमस्कार, मेरा नाम प्रतिभा मिश्रा है और मैंने इस साल यूपी पीसीएस 2018 की परीक्षा में 21वीं रैंक हासिल की है। मेरा चयन डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पे हुआ है। आज मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से आपके साथ अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को शेयर करना चाहती हूँ। जैसा यह एग्ज़ाम 3 चरणों में संपन्न होता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। प्रीलिम्स के लिए आप पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो प्रिपरेशन से संबंधित मैं कहना चाहूँगी आपसे कि आप पहले तो आप इस परीक्षा के सिलेबस को अच्छे से देखें, उसको पढ़ें और उसे याद कर लें। और दूसरी जो चीज़ है इम्पॉर्टेंट वो है कि न्यूज़पेपर रीडिंग। तो न्यूज़पेपर को अपनी एक हैबिट बना लीजिए कि 2-3 साल या पूरे आगे भी लाइफ में न्यूज़पेपर हमें बहुत काम आने वाला है और उसको ज़रूर पढ़ें। इसके बाद मैं प्रीलिम्स आपसे 3 चरणों में बात करूंगी, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी के बारे में, और अपने ऑप्शनल बॉटनी के बारे में मैं आपसे फिर आगे बात करूंगी। सबसे पहले प्रीलिम्स के बारे में बात करते हैं। प्रीलिम्स जो है वो एग्ज़ाम क्वालिफाइंग है, आपको मेंस के लिए वो एक एंट्री कार्ड की तरह है। तो प्रीलिम्स के लिए जो मेरी स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि पहले मैंने अपनी बेसिक बुक्स, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बेसिक बुक्स हैं, सभी जानते हैं उनका नाम, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत को रेफ़र करना है। मैंने एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस पढ़ी थी। फिर आप जो है मैंने हिस्ट्री के लिए मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ी थी। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मैंने एनसीईआरटी की बुक्स को रेफ़र किया था। तो इन बेसिक बुक्स को पहले प्रॉपर अच्छे तरीके से कवर करना है। और दूसरी जो बात है वो ये है कि आप अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखिए और बार बार उनका रिवीजन करते रहिए। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आप जब तैयारी शुरू करते हैं तो प्रीलिम्स कम मेंस के अप्रोच से तैयारी करिए। पहले प्रीलिम्स फिर मेंस ऐसी तैयारी नहीं करनी है। पहले हमें प्रीलिम्स और मेंस को एक साथ लेकर चलना है, एक साथ बेसिक बुक्स को कवर करना है। फिर जब प्रीलिम्स के 2-3 महीने रह जाते हैं, एग्ज़ाम डेट के 2-3 महीने हैं, तो आप अपने आप को एमसीक्यू मोड में शिफ्ट कर लीजिए। तब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को लगाएं, उससे हमें पता चलता है कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं। तो आप वीकनेसेस पे अपने काम करिए, उनको और अच्छे से प्रिपेयर करिए, तो उससे बहुत हेल्प होती है। और प्रीलिम्स के लिए जो करंट अफेयर की बात है, तो करंट अफेयर के लिए मैं प्रॉपर न्यूज़पेपर तो पढ़ती थी, उसके साथ ही मैं घटना चक्र की जो मंथली मैगज़ीन आती है और ये एग्ज़ाम के पहले एक दृष्टि नाम से एक मैगज़ीन भी ये निकालते हैं, तो वो मैगज़ीन को पढ़ा था और उससे जो है मेरा करंट अफेयर काफ़ी अच्छा कवर हो गया था एग्ज़ाम में। तो तो मैं यही कहूँगी कि मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप भी वो किताब को रेफ़र कर सकते हैं। एक और जो बात है वो ये है कि सीसैट का पेपर, सीसैट को हम लोग क्योंकि वो क्वालिफाइंग हो गया है तो हम उसे इग्नोर करते हैं, पर हमें इग्नोर नहीं करना है। सीसैट का पैटर्न अब काफ़ी चेंज हो रहा है, क्वेश्चंस काफ़ी डिफरेंट तरह से पूछे जा रहे हैं। तो 5 साल के पुराने पेपर अगर हम सॉल्व करके जाते हैं एग्ज़ाम से पहले तो वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है और सीसैट अच्छे से कवर हो जाता है। इसके बाद आता है मेंस। मेंस में क्योंकि हमने प्रीलिम्स का मेंस के बेसिस पे तैयारी की थी, तो अभी तक ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस कवर हो चुका होता है। कुछ पार्ट्स बचते हैं जिनको हमें अब करना है, एग्ज़ाम प्रीलिम्स के बाद करना होता है। और जो सबसे बड़ा फोकस है वो आंसर राइटिंग का है। तो आंसर राइटिंग हम कब से शुरू करें? आंसर राइटिंग शुरू करने का कोई मुहूर्त नहीं है कि हम प्रीलिम्स के बाद शुरू करेंगे, ऐसा नहीं करना है। आंसर राइटिंग आप जिस दिन से आप पढ़ना शुरू करते हैं, एक बेसिक रीडिंग जब आपकी हो जाती है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है सिलेबस की, उसके बाद न्यूज़पेपर के जो भी एडिटोरियल्स आते हैं आप उनको पढ़ते हैं। तो मैंने जो किया था वो ये किया था कि इनसाइट्स को फॉलो करती थी। इनसाइट पे 5-6 क्वेश्चंस आते थे डेली न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग। तो मैं उन 5-6 क्वेश्चंस में से जो क्वेश्चन मुझे आता था मैं उस क्वेश्चन को रोज़ बिना आलस्य के लिखती थी और ये कोशिश करती थी कि 10 से 15 मिनट में इनिशियली मेरा कवर ख़त्म हो पाता था वो क्वेश्चन। फिर मैंने धीरे धीरे अपने टाइम को 7 मिनट के अकॉर्डिंग सेट किया था और 7 मिनट में मैं वो क्वेश्चन लिख लेती थी। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप भी वैसा कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसके बाद जब आपका एग्ज़ाम प्रीलिम्स ओवर हो गया होता है तो आप एक दिन में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर लिखें और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें आंसर राइटिंग को। अब मैं आपसे आंसर राइटिंग की डिटेल स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूँगी। आंसर राइटिंग की डिटेल स्ट्रैटेजी के लिए मैंने जो किया था वो ये था, मेरी जो स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि क्वेश्चन के हर पार्ट को हमें अच्छे से समझना है। क्वेश्चन कई पार्ट्स में पूछे जाते हैं तो हमें उनको अच्छे से समझना है और हर क्वेश्चन के लिए हमें इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन के फॉर्मेट को फॉलो करना है। इंट्रोडक्शन में पहले इंट्रोडक्शन की बात करें अगर, तो इंट्रोडक्शन में जो आता है कि आप उसको
कैसे किसी आंसर को शुरू करें हम। तो जैसे क्लाइमेट चेंज पूछा है तो आप उसको क्लाइमेट चेंज को डिफ़ाइन कर सकते हैं, या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स अगर आई हैं रिसेंटली, उन रिपोर्ट्स को कोट कर सकते हैं। फिर अगर ये रिपोर्ट्स इत्यादि जब हम कोट करते हैं तो हमारा आंसर थोड़ा सा लॉजिकल होता है और पढ़ने वाले को भी थोड़ा इंटरेस्ट आता है और थोड़ा अलग दिखता है। फिर दूसरा पार्ट है बॉडी का, कि हमारे आंसर की बॉडी क्या होगी। तो आंसर की बॉडी कैसे होती है कि हम क्वेश्चन को हमने पढ़ा, उसको हमने कई सब हेडिंग्स में यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे और उसके बाद हम अपना आंसर लिखेंगे। जो जो क्वेश्चन में पूछा गया उस सारी डिमांड्स को एड्रेस करना है हमें, तो उनको सब हेडिंग्स में एड्रेस करेंगे। और मैं ये बताऊंगी कि बॉडी के पार्ट में आप जितने अच्छे से डायग्राम हो सकता है, मैप हो सकता है, कुछ फ्लो चार्ट्स अगर आप बना सकते हैं उस क्वेश्चन के लिए, तो आप उनका यूज़ करिए। आपको बेसिकली करना यही है कि अपने आंसर को एक दूसरे जो आपका दूसरा कॉम्पिटिटर है उससे अपने आंसर को अलग भी दिखाना है, और एग्ज़ामिनर जो है उसके लिए बहुत सुविधाजनक बनाना है कि वो इंटरेस्ट के साथ मेरे आंसर को बस एक नज़र से पढ़ ले। तो हमें और बीच में आप कोई इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स आते हैं तो उनको अंडरलाइन भी ज़रूर करें। और जैसे पॉलिटी का आप कोई आंसर लिख रहे हैं तो वहाँ पर जो आर्टिकल्स हैं, सेकेंड ARC की रिपोर्ट्स हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स होते हैं उनको ज़रूर कोट करें। अगर आपके आंसर से मेल खाता है तो उसको आप ज़रूर वहाँ पर कोट करें। इसके बाद आता है कंक्लूजन। तो मैं यही कहूँगी कि हर आंसर को एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ज़रूर दीजिए। उसमें आपके कंक्लूजन में एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि डिस्पाइट ऑल प्रॉब्लम्स हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस हैं और उन सॉल्यूशन के बेसिस पे हम इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। तो कंक्लूजन ऐसा ही होना चाहिए आपका। और मैं ये बताऊँगी कि जो UPSC और UPPCS का सिलेबस अब काफ़ी अलाइंड हो चुका है। जो एक डिफरेंस है वो ये है कि UPPCS में आपको अभी भी उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ना है तीनों पेपर में, GS के पेपर 1, 2 और 3 में। तो मैंने उसके लिए ये स्ट्रेटजी रखी थी कि जो घटना चक्र की यूपी की स्पेशल मैगज़ीन आती है, मैंने उस मैगज़ीन से और यूपी की अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ से सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने खुद के नोट्स बनाए थे। और मैंने यूपी पर भी उतना ही फोकस किया था जितना कि GS के अदर पार्ट्स पे करना था, और यूपी का मैप इत्यादि बना के अच्छे से आंसर को हमें अपने सम अप करना है। इसके बाद जो एक और प्रॉब्लम आती है सबको, वो ये है कि करंट अफेयर का रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, और करंट अफेयर अपने आप में ही बहुत वाइड है। तो मैंने जो किया था वो ये था कि मैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ती थी। आप न्यूज़पेपर कोई सा भी, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस बेस्ट न्यूज़पेपर है, आप कोई भी रेफ़र कर सकते हैं। और लेकिन मैं क्या करती थी कि मैं द हिंदू थॉरोली पढ़ती थी और इंडियन एक्सप्रेस का सिर्फ एडिटोरियल और जो उसका एक्सप्लेन्ड पेज आता है उस पर जब मेरे सिलेबस का कुछ काम, उस पर एक ऐसे ही उसको देखती थी। अगर मेरे सिलेबस के काम का है तो मैं उसमें से अपने कुछ नोट्स बना लेती थी। और इसके बाद मैंने मैगज़ीन जो रेफ़र की थी वो योजना थी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं और तो उनकी बहुत अच्छा कवरेज योजना में रहता है। तो मैं उस योजना मैगज़ीन से अपने कुछ पॉइंटर्स में कुछ नोट्स बना लेती थी और कुछ उनमें बहुत अच्छी लाइंस मिल जाती हैं, तो उनको मैंने अपने आंसर में यूज़ किया था। इसके बाद जो मैगज़ीन मैंने ओवरऑल फॉलो की थी न्यूज़पेपर और योजना मैगज़ीन के अलावा, वो विज़न की करंट अफेयर की मैगज़ीन थी, जो मैं डेली उसको मैं ज़रूर करती थी, ताकि वो मेरे प्रिपरेशन को एक होलिस्टिक बना देता था कि अगर कोई चीज़ मेरा न्यूज़पेपर से छूट गया है तो वो मैं उसमें से कवर कर लेती थी। और करंट अफेयर के लिए बस मैंने इतना ही किया था।